नमस्कार छात्रों, मैं वेद प्रकाश पांडे आपके अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ आप पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन अभ्यास के अंतर्गत शिक्षा में हुए सुधारों के संबंध में। अब हम बात कर रहे हैं कोठारी आयोग के संबंध में। आपके कंपटीशन की नजर से और आपके डीएलएड की नजर से कोठारी आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोठारी आयोग 1964-1966 ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड पे लिखा गया है। और हम कोठारी आयोग के जानकारी से पहले थोड़ा सा आपको इसके पृष्ठभूमि के संबंध में बात कर लें। तो जैसा कि आपने देखा, स्वतंत्रता से पहले आपके लॉर्ड मैकाले समिति थी, हंटर आयोग था, वो डिस्पैच था, और सार्जेंट समिति थी, सेडलर आयोग था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद आपके राधाकृष्ण आयोग था, मुदालियर आयोग था, और महिला शिक्षा आयोग था। तमाम तरह के जो आयोग थे, सब लोग अपने तरीके से शिक्षा में हुए सुधारों के संबंध में या शिक्षा में किए जाने वाले सुधारों के संबंध में उन लोगों ने अपनी बातों को रखा। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद जब राधाकृष्ण आयोग आया और मुदालियर आयोग आया और दुर्गा बाई केलकर समिति जो थी, वो सब लोगों ने अपने अपने सुधार दिए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम किए गए, जिससे कि शैक्षिक रूप से जो सुधार होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा था कम्युनिकेशन गैप। जो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन, इसके अलावा वेस्टर्न इंडियन और ईस्टर्न इंडियन, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, इस संबंध में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था कि वास्तव में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से लागू की जाए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही भारत सरकार द्वारा एक आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष से डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, और उसी को हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। और जहां तक कोठारी आयोग के अन्य नामों का प्रश्न है, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग 1964 और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जानते हैं। और ये जो गठित की गई थी, यह 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, लगभग 2 साल का पूरा समय इस आयोग ने लिया और एक बहुत विस्तृत परियोजना और बहुत विस्तृत सुझाव इस समिति ने दिया। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। और ये शिक्षा मंत्रालय में एज सचिव पद पर भी रह चुके थे शिक्षा मंत्रालय में। इसके अलावा ये यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे। और चूंकि ये एक मुख्य रूप से ये विज्ञान के स्टूडेंट्स थे, परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने जो भी सुझाव दिया उसमें विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। और परिणाम स्वरूप जो अपना इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, वह एक बहुत कारगर रिपोर्ट प्रस्तुत की। और जो कोठारी आयोग, जैसे आप जानते हैं, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर मोबाइल के सिम कंपनियों का अपना एक टैगलाइन होता है। जैसे LIC का है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ठीक उसी प्रकार से कोठारी आयोग का जो अपना एक टैगलाइन था, वह यह था कि भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। यह
कोठारी आयोग अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा समिति या भारतीय शिक्षा आयोग 1964 का टैगलाइन था कि भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। इसलिए यह जो आयोग है, अक्सर कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप में आप इसको नोट कर लीजिए, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का भविष्य किससे आने वाला है, कहां से आने वाला है। इस प्रकार से आप जो आंसर लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि कोठारी आयोग, और उसके जो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। और इसमें जो आयोग थी, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो 17 थी। टोटल 17 सदस्य थे, जिसमें से 5 सदस्य थे वो विदेशी थे। जिसमें से 5 सदस्य विदेशी थे। वे लोग संबंध रखते थे यूएसए अर्थात अमेरिका, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, इसके बाद जापान, फ्रांस और यूएसएसआर सोवियत संघ। ए अर्थात अमेरिका, यूके अर्थात ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ, जो कि आज रूस के नाम से जाना जाता है, के अन्य विदेशी थे, किसी बिलोंग करने वाले लोग थे। और बाकी के जो 15 सदस्य बच गए, बाकी के जो 12 सदस्य बच गए वह भारतीय थे, जिसमें से अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। और जो 17 सदस्यों का नाम है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इनको नोट कर लें और याद कर लें। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 17 सदस्य, इसमें से नंबर 1 पे आपके जो दौलत सिंह कोठारी हैं और सबसे नीचे जो सचिव हैं। इस प्रकार से आप इनको नोट कर लें, याद कर लें। अब हम आगे बात करते हैं इस कोठारी आयोग के प्रमुख सुझाव के संबंध में। तो इनके जो सुझाव थे जो कुछ इस प्रकार थे। जहां तक दौलत सिंह कोठारी के आयोग के सुझाव का प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले आप पाएंगे कि दौलत सिंह कोठारी का जो सुझाव था वह त्रिभाषा सूत्र पे आधारित था। त्रिभाषा सूत्र पे आधारित था, जिसमें से पहले ही हमने क्लास प्रारंभ करने से पहले आपको बता दिया था कि आखिर ये दौलत सिंह कोठारी का जो आयोग है अर्थात कोठारी आयोग क्यों आया। यह था कम्युनिकेशन जो गैप था, जो संप्रेषण दूरी हो रही थी, उसको समाप्त करने के लिए। तो इसमें जब आप पाते हैं त्रिभाषा सूत्र, तो जो साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, या ईस्टर्न इंडियन है, या वेस्टर्न इंडियन है, इन लोगों में आपस में कम्युनिकेशन गैप है। जैसे हम लोग उत्तर भारतीय हैं और हम लोगों का जो मातृभाषा है वह हिंदी है, और हम अदर जो भाषा है जिसमें आप तमिल, तेलुगु या उड़िया, असमिया, मणिपुरी, कन्नड़, ये जो भाषाएं हैं इनको हम नहीं जानते हैं और ना इनको हम समझ पाते हैं। अगर उधर के लोग आएंगे इधर, तो अब इन लोगों में जो गैप हो रहा था उस गैप को दूर करने के लिए ही कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया, जो कुछ इस प्रकार से था। पहले हम इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र और गैर हिंदी भाषा क्षेत्र। गैर हिंदी भाषा क्षेत्र। तो इन लोगों ने कहा, कोठारी जी ने यह कहा कि आप प्रथम भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा को चयनित करेंगे। तो जो हिंदी भाषा के क्षेत्र के लोग थे, इन्होंने अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का चयन किया। हिंदी का चयन किया। लेकिन जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे,
गैर हिंदी भाषा क्षेत्र के या गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे, इन्होंने अपनी मातृभाषा, अपने जो क्षेत्रीय भाषा है, या अगर वो आसाम से बिलोंग करते हैं तो असमिया, अगर वो मणिपुर से बिलोंग करते हैं तो मणिपुरी, या कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम की इस तरह की जो अलग भाषाएं थी उनका उन्होंने चयन किया। अब यह समस्या फिर बनी रह गई कि आखिर फिर कम्युनिकेशन गैप मिटे कैसे, एक दूसरे का जो संप्रेषण है कैसे हो। तो यहाँ पे ये देखा गया कि अब यहाँ पे कोठारी आयोग ने ये कहा कि अब हम एक दूसरी भाषा को भी लॉन्च कर रहे हैं कि अगर आप हिंदी भाषा ये प्रथम भाषा के रूप में, अब हम दूसरी भाषा लॉन्च कर रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे, इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी का चयन करते हैं। फिर इन लोगों से भी पूछा गया कि अब आप सेकंड भाषा के रूप में किसका चयन करते हैं, तो इन लोगों ने भी कहा कि हम अंग्रेजी का चयन करते हैं, अंग्रेजी का चयन करते हैं। परिणाम स्वरूप ये हो गया कि अब दोनों लोग अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करने लगे। और जब ये आयोग आया था, अब तो परिस्थितियां अलग हैं। अब बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जैसे बोर्ड के अंतर्गत अभी बहुत सारे एजुकेशन संस्थान हैं। आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं। परिणाम स्वरूप अब नॉर्मली हर इंसान अंग्रेजी बोलना जानता है, लेकिन तत्कालीन समय में अंग्रेजी की वह स्थिति नहीं थी और तब यह समस्या बनी रही। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि अब क्या किया जाए। तब इन्होंने कहा कि अब हम तीसरी भाषा का चयन करेंगे और वो कंपल्सरी। तो इन लोगों ने क्या किया, संस्कृत, और जो कि आगे इन्होंने ये भी कहा कि हम तीसरी भाषा वो चयन करेंगे जो पहली दो भाषा ना हो। तो इन्होंने संस्कृत का चयन किया या उर्दू का चयन किया, संस्कृत का चयन किया या उर्दू का चयन किया। और इन लोगों ने अपनी जो तीसरी अलग भाषा थी उसका चयन किया। इन लोगों ने संस्कृत और उर्दू नहीं चयन किया। जैसे कि यहाँ अगर असमिया भाषा लोग सीख रहे हैं तो दूसरी इन्होंने अंग्रेजी सीखा, तो तीसरी भाषा के रूप में उन्होंने कन्नड़ सीख लिया या मणिपुरी सीख लिया। और यह दूरी तब से लेकर आज तक बनी हुई है और इस दूरी को मिटाने का जो कार्य कर रही है अंग्रेजी कर रही है। परिणाम स्वरूप इसका यह रिजल्ट आया कि आज वर्तमान समय में विश्व के साथ साथ भारत में भी कम्युनिकेशन की जो भाषा हो गई है वह हिंदी हो गई है, और अंग्रेजी हो गई है। और संविधान में जो उसको हम भारतीय भाषा के रूप में हिंदी को रखे वह आज प्रभावी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि संवैधानिक रूप से तो हिंदी है लेकिन व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी है। अब इसी पचड़े में आज पूरा जो भारत है उसका संविधान और भारत के लोग फंसे पड़े हैं। और जो ये प्रभाव था कोठारी आयोग का जो त्रिभाषा सूत्र था वह फेल हो गया। आज के लिए हम इतना ही, और बाकी जो कोठारी आयोग के जो सुझाव होंगे हम उसको कल के क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।